Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. आज हम वीडियो में देखने वाले हैं AKTU MCQ क्वेश्चंस. कॉमन इन्फॉर्मेशन है, कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस. AKTU अब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कराते रहा है. इस साल कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे. एग्जाम का ड्यूरेशन 1.5 आवर होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा. एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है. कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपको लॉगिन करके टेस्ट देना है. 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे. MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे, डेरिवेशन के जो फाइनल एक्सप्रेशन आते हैं वहां से बनते हैं. शॉर्ट न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड होंगे, छोटे छोटे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बन सकता है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे. 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, दैट मीन्स 50 क्वेश्चन इंटू 2 100 मार्क्स हो गए. ओके. सेक्शन इंजीनियरिंग अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे. ओके. ये थी कॉमन इंफॉर्मेशन. मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं. सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. 5 यूनिट है तो 5 पार्ट, सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड करा. हर एक यूनिट में 2-2 पार्ट हैं. अगर आप यहां पर देख रहे हो तो यूनिट 1 फ्यूल्स और यूनिट 1 का दूसरा पार्ट है आईसी इंजन. ओके. यूनिट 2 में देखें वेपर पावर साइकिल मीन्स रैंकाइन साइकिल. एंड यूनिट का पार्ट बी है फ्यूल एंड कंबशन. थर्ड पार्ट देखें बॉयलर एंड कंडेंसर. 3A बॉयलर, 3B इज कंडेंसर. फोर्थ पार्ट है स्टीम टरबाइन, स्टीम एंड गैस नोजल एंड स्टीम टरबाइन. क्लियर. नेक्स्ट है गैस टरबाइन एंड जेट प्रपल्शन. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेपर पावर साइकिल. तो यहां से मैं आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूं कि हमने कितने कितने मतलब ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस के आसपास करने हैं. तो 50 क्वेश्चन के 2 लेक्चर बनेंगे. तो यहां पे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 2 लेक्चर यहां से बन जाएंगे. ठीक है. एंड यूनिट 3 के इन दोनों पार्ट को मिला करके बॉयलर एंड कंडेंसर, इन दोनों पार्ट को मिला करके यहां से भी 2 लेक्चर बनेंगे. 3 एंड 4 लेक्चर हो गए. नेक्स्ट स्टीम एंड गैस नोजल एंड स्टीम टरबाइन, यहां से भी 2 लेक्चर ऑलमोस्ट बनेंगे. तो लेक्चर 5 एंड 6. देन यहां से भी 2 लेक्चर बनेंगे 7 एंड 8. 8 लेक्चर हो गए. इसके बाद ये यूनिट खत्म हो गई. यूनिट 1A और ये आईसी इंजन से 9th लेक्चर. और यूनिट A पार्ट 1A और 2B, ये दोनों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है. देखिए फ्यूल एंड कंबशन रिएक्शन, एयर फ्यूल रेशियो समथिंग, ये सारी चीजें कॉमन है यूनिट 1 से. तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर यहां पर मिल करके बन गए लेक्चर 10. ठीक है. टोटल 10 लेक्चर्स में पूरा हम MCQ क्वेश्चन करेंगे. स्टार्ट करते हैं. अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स वेपर पावर साइकिल. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आइडियल रैंकाइन साइकिल. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडियल रैंकाइन साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एंड इरिवर्सिबल साइकिल. आपको पता लगाना है आइडियल रैंकाइन साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल. रिवर्सिबल क्यों है वो मैं आपको बताता हूं. यहां पर अगर आप देख रहे हो तो 1 से लेकर के 2 पंप है, 2 to 3 बॉयलर, 3 to 4 स्टीम टरबाइन एंड 4 to 1 इज कंडेंसर. पंप का काम है फ्लूइड को प्रेशराइज करके बॉयलर को दे देना. फिर बॉयलर का काम क्या है, स्टीम, उससे वाटर से स्टीम बनाना. अगर मैं इस पंप को इंसुलेट कर देता हूं, पंप को इंसुलेट कर दूं, इधर टरबाइन को भी इंसुलेट कर दूं मैं, है ना, टरबाइन को भी इंसुलेट कर दूं. आगे एक डायग्राम में आपको दिखेगा. अगर मैं इसको इंसुलेट कर दूं तो हीट ट्रांसफर विल 0. मेरी बात समझिएगा, हीट ट्रांसफर 0. हमें पता है सेकेंड लॉ से ds इक्वल्स टू dq/t. अगर इसको आप 0 कर देते हैं तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी विल 0. और चेंज इन एंट्रोपी 0 का मतलब है एंट्रोपी इज कांस्टेंट. एंट्रोपी विल कांस्टेंट. बात क्लियर है. यहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट. बॉयलर में जो हीट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम बनती है. टरबाइन को भी अगर आप इंसुलेट कर दोगे तो एंट्रोपी विल कांस्टेंट. एंड कंडेंसर अगेन प्रेशर इज कांस्टेंट. अगर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है इसका मतलब रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल
है ना। रिवर्सिबल में एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, रिवर्सिबल, ठीक है। और अगर एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है तो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। एक और चीज है, देखिए जब ये हीट इंजन है, देखा जाए तो रैंकाइन साइकिल पावर प्लांट हीट इंजन है, इसकी जो टीएस डायग्राम आप अगर देखते हैं तो क्लॉकवाइज होता है। जो टीएस डायग्राम है ये क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब है हीट इंजन की जो साइकिल है, हीट इंजन की जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज होगी, है ना। क्लॉकवाइज का मतलब है पावर जनरेटिंग, ये पावर जनरेटिंग होगा, पावर जनरेटिंग, पावर जनरेटिंग डिवाइस, क्लियर है। इसकी साइकिल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स कर देता हूं टीएस डायग्राम पे, तो ये बन जाता है हीट पंप। बात समझे आप, हीट पंप। और एफिशिएंसी की बात करें तो हीट इंजन की एफिशिएंसी इक्वल्स टू टी मैक्सिमम माइनस, यहां पे नहीं इधर लिख देता हूं मैं, एफिशिएंसी का फार्मूला इसका अगर हम देखते हैं, एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, टी मैक्सिमम टेम्परेचर, ओके। हीट पंप की सीओपी भी अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लॉजियस स्टेटमेंट से आप देखते हैं तो सीओपी इसकी आती है, सीओपी ऑफ द हीट पंप इक्वल्स टू जस्ट रिवर्स टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। बात आपको क्लियर होगी, यही है मतलब। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि अगर आप 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 और अगर रिवर्स आए तो पॉसिबल हो, रिवर्सिबल पॉसिबल हो, मतलब हीट सप्लाई जो कांस्टेंट प्रेशर पे, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई हो रहा है। तो जब जा रहे हैं तो यहां हीट सप्लाई हो रहा है, अगर रिवर्स कर दूं तो ये स्टीम टरबाइन कंप्रेसर की तरह काम करे और जो बॉयलर है ये कंडेंसर की तरह काम करे, यहां पे एक्सपेंडर की तरह काम करे। ये पंप एक्सपेंडर रिवर्स हो जाएगा, जो कंप्रेस कर रहा था वो अब एक्सपेंड करेगा, जो एक्सपेंड कर रहा था वो कंप्रेस करेगा, जो हीट सप्लाई कर रहा था उसमें हीट रिजेक्शन होगी और जहां पे हीट रिजेक्ट हो रही थी वहां पे हीट सप्लाई होगा। तो रिवर्सिबल पॉसिबल है। तो आइडियल रैंकाइन साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द रैंकाइन साइकिल इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी इसको छोड़ करके आपको बताना है कि इरिवर्सिबिलिटी क्यों आती है। यहां पर एक डायग्राम के साथ ये थ्योरी मैंने लिखी है ना। तो फ्लूइड के फ्रिक्शन की वजह से आता है, सही बात है। जब फ्लूइड फ्लो होता है पंप से लेकर के बॉयलर की तरफ तो फ्रिक्शन, फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से इरिवर्सिबिलिटी आती है ना। थ्रोटलिंग की वजह से भी आती है, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, जैसे आप फीड वाटर हीटिंग मेथड देखेंगे तो वहां पे फ्लूइड की मिक्सिंग होती है, इसकी वजह से इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी यानी जिस तरह से फ्लूइड मिक्स हुआ उसकी रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कंबशन गैसेस एंड वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग फ्लूइड की वजह से इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो एक्सेप्ट आपको गलत बताना है कि इसमें गलत क्या है। करेक्ट आंसर इज बी, ओके, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखें, यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट करें हम। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रोसेस डू द रैंकाइन साइकिल कंटेंट, रैंकाइन साइकिल कौन से प्रोसेस कंटेंट करती है। रैंकाइन साइकिल में देखिए यहां पे ये बॉयलर का प्रेशर है, देख सकते हैं आप, 2 से लेकर के 2 3 एंड 3 ये बॉयलर प्रेशर है और पूरी लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। और यहां अगर हम देखते हैं दिस इज द कंडेंसर प्रेशर, है ना, कंडेंसर प्रेशर, इस पे भी पूरी लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, लिखा है मैंने P1 इक्वल्स टू P4, यहाँ से P1 P4 एंड P4 डैश, हर जगह पे प्रेशर कांस्टेंट है, 2 P2 P3 P2 डैश एंड P3 डैश। यहाँ पर पूरी साइकिल पे प्रेशर कांस्टेंट है, दो ही प्रेशर पे साइकिल वर्क करती है। कौन कौन सी प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल नहीं, 2 कांस्टेंट प्रेशर, 2 आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल नहीं है, आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबैरिक। आइसेंट्रोपिक कहां पर, पंप में देखो यहां लिखा है, पंप वर्क इज आइसेंट्रोपिक, टरबाइन वर्क इज ऑल्सो आइसेंट्रोपिक। मैंने बताया था
कि पंप और टरबाइन को अगर हम इंसुलेट कर देते हैं तो हीट ट्रांसफर, टरबाइन की बात करें तब भी जीरो, एंड हीट ट्रांसफर पंप की बात करें तब भी हीट ट्रांसफर जीरो होगा, एंड डी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी से चेंज इन एंट्रोपी विल जीरो, देयरफॉर एंट्रोपी विल कांस्टेंट, है ना। एंट्रोपी कांस्टेंट होगी पंप में और टरबाइन में, और बॉयलर एंड कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो क्या कहेंगे हम, टू आइसेंट्रोपिक, क्या कहेंगे, टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड टू, ये गलत है, टू आइसेंट्रोपिक एंड टू आइसोबैरिक, है ना। आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट और आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, है ना। कभी आपको जरूरत पड़े तो रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक, है ना। रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक जो प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक इक्वल्स टू आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, बी, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हम इस डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर हीट ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर इज जीरो, और यहां से भी हीट ट्रांसफर क्या है, हीट ट्रांसफर इज जीरो, देयरफॉर एंट्रोपी विल कांस्टेंट, क्योंकि डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, ये जीरो तो चेंज इन एंट्रोपी विल जीरो, एंड चेंज इन एंट्रोपी जीरो का मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है पंप बॉयलर में, और कंडेंसर में भी प्रेशर विल कांस्टेंट। तो दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गई पंप और टरबाइन में, और दो कांस्टेंट प्रेशर बॉयलर एंड कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट आइडियल कंडीशन ऑफ वेपर पावर साइकिल रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इज कैरिड आउट। हीट रिजेक्शन किस में होता है, कंडेंसर में, हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, हीट रिजेक्शन क्या है, कंडेंसर में। तो क्या बोला है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन पे ध्यान देंगे आप। हीट रिजेक्शन किस में होता है, हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in Rankine cycle the heat rejection process take place at heat rejection constant pressure heat rejection, अभी तो हमने देखा ये रहा, कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, विच आइडियल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द टरबाइन इन वेपर पावर साइकिल, अभी तो बताया आइसेंट्रोपिक, है ना। टरबाइन रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। तो टरबाइन की बात करें, टरबाइन में हीट ट्रांसफर, टरबाइन की बात करें, टरबाइन को इंसुलेट अगर आप कर देते हैं तो हीट ट्रांसफर विल जीरो, and ds equals to dq by t, therefore change in entropy will zero। अगर एंट्रोपी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो, इसका मतलब क्या है, S2 माइनस S1 इज जीरो, S2 माइनस S1 इज जीरो, इसका मतलब S2 इक्वल्स टू यहाँ पे S3 एंड S4, सो S3 विल बी इक्वल्स टू S4, इसका मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट। और रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन देखें हम कहां पर है, टरबाइन में रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, भाई यहां से तो हम समझे खाली एक्सपांशन। भाई बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में हीट एडिशन, पंप में हीट मतलब पंप में कंप्रेशन, बॉयलर में हीट एडिशन, टरबाइन में एक्सपांशन, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अभी सारी चीजें हमने करी है। बॉयलर 1 आपको मैच करना है, 1 आप मैच करिए इसको। बॉयलर में क्या होता है, हीट सप्लाई, हीट एडिशन, तो क्या हो गया बी, 1 का हो गया बी। ओके,
टरबाइन, टरबाइन में क्या होता है? टरबाइन में होता है एक्सपांशन, और कौन सा एक्सपांशन? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। सो इसका हो गया ए। थर्ड, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इसका कंडेंसर में हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, दैट इज ऑप्शन डी। एंड इन पंप रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, सो सी। करेक्ट आंसर देखें, बी, ए, डी, सी। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है? एक्सपांशन, ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी आप देख सकते हैं, सेम बात है जो मैंने बताई। क्वेश्चन नंबर 8, इन TS डायग्राम ऑफ वेपर पावर साइकिल व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टीम एट द स्टार्ट ऑफ द टरबाइन एक्सपांशन? स्टार्ट ऑफ द टरबाइन कहाँ है? पॉइंट टू पे आपको बताना है कि कंडीशन क्या है। मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूं, इस कर्व को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, है ना, यहाँ पे मतलब डिवाइड क्या, इसको मैंने कह दिया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो पूरे कर्व पे ए से लेकर के सी तक पूरे कर्व पे एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज 0, और पूरे सी से लेकर के बी तक पूरे कर्व पे एक्स की वैल्यू होगी 1। 1 क्या है? 1 इज ड्राइन, एक्स क्या है? ड्राइनेस फ्रिक्शन, है ना, ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ स्टीम, जिसको एक्स बोलते हैं हम। तो एक्स होता है मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में स्टीम कितना है ना, टोटल मास क्या होगा? मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर। बात आपको क्लियर हो? तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं एक्स की वैल्यू 1 का मतलब मास ऑफ स्टीम इज 0, इस इक्वेशन में रखेंगे, और इसका मतलब है कि यहां पे मास ऑफ स्टीम इज 100%। क्लियर है आपको बात? तो बीच में सेंटर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स इज 0.5, मतलब 50% स्टीम। यहां पे हम क्या कहेंगे? 0% स्टीम, 10% स्टीम, 20%, 30%, 40, 50% स्टीम, 60, 70, 80, 90, 100% स्टीम। तो यहां पे इसको बोलते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, इसको बोलते हैं ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। क्लियर है? और इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड वाटर। क्लियर है? सो आपको पॉइंट 2 पूछा तो क्या कहेंगे? ड्राई सेचुरेटेड, है ना, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग TS डायग्राम ऑफ रेंकाइन साइकिल, रेंकाइन साइकिल का TS डायग्राम है, प्रोसेस 1 to 2 इज हीट एडिशन इन द बॉयलर। आपको सिंपल सी बात क्या निकालना है? एफिशिएंसी ऑफ रेंकाइन साइकिल। और एफिशिएंसी ऑफ रेंकाइन साइकिल क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ रेंकाइन, एफिशिएंसी ऑफ रेंकाइन इक्वल्स टू होता है W नेट वर्क और शाफ्ट वर्क डिवाइडेड बाई हीट इन। ओके, या स्पेसिफिक टर्म में लिखेंगे तो स्मॉल आ जाएगा। क्लियर है? तो दैट इज W नेट क्या होगा? वर्क डन बाय द टरबाइन, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। ओके, सो टरबाइन वर्क W टरबाइन माइनस W पंप डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई इन द बॉयलर। ये बॉयलर में कितनी हीट सप्लाई करी, दैट इज इक्वल्स टू, टरबाइन कहां से कहां तक है? 2 to 3, 2 to 3। तो ये क्या हो गया? H2 माइनस H3 माइनस पंप वर्क 1 to 2, मतलब 4 to 1। तो ये हो जाएगा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 2 तक हीट सप्लाई हो रहा है, दैट इज H2 माइनस H1। ओके, सो करेक्ट आंसर इज H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो अगर किसी के दिमाग में हो कि सर जब हम ऐसा कर रहे हैं 4 से 1 जा रहे हैं तो 1 माइनस 4 किया, 2 से जब 3 आ रहे हैं तो हमने 2 माइनस 3 क्यों करा, 3 माइनस 2 क्यों नहीं? सिंपल सा लॉजिक है, H2 इज ग्रेटर देन H3, तो जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे क्या होगा? H1 इज ग्रेटर देन H4। ओके, एंड बॉयलर के केस में क्या है? H2 इज ग्रेटर देन H1, तो जो ग्रेटर है माइनस
लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द एडियाबेटिक एंथैल्पी ड्रॉप, एक डायग्राम के साथ देखें हम। एडियाबेटिक एंथैल्पी ड्रॉप अक्रॉस द प्राइम मूवर ऑफ रैंकाइन साइकिल इज 840 किलो जूल पर केजी। बोल रहा है प्राइम मूवर क्या है, चाहे आप 3 to 4 कहें, चाहे 3 days to 4 days कहें। यहाँ पे जो एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है H3 डैश माइनस H4 डैश, ये एंथैल्पी ड्रॉप कितना हो रहा है, दिस इज 840 किलो जूल, 840 किलो जूल पर केजी। तो ये कितना है, 840 किलो जूल पर केजी। ओके, क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ स्टीम सप्लाइड इज 2940। एंथैल्पी ऑफ स्टीम सप्लाइड मतलब यहाँ पे जो स्टीम सप्लाइड हो रही है इन द बॉयलर, देखा जाए तो बहुत सारा डेटा इसमें, कुछ डेटा काम का भी नहीं है। 2940 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। प्रेशर और ये स्पेसिफिक मतलब एंथैल्पी आपको दे रखी है पंप के इनलेट पे HF। देखते हैं क्या है, आपको निकालना है क्या, द एडियाबेटिक एंथैल्पी ड्रॉप आपको निकालना है स्पेसिफिक, द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन आपको पता लगाना है। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, इसको इसका फार्मूला है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इक्वल्स टू होता है 3600 डिवाइडेड बाई W नेट। तो दैट इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइडेड बाई W टर्बाइन माइनस W पंप। ओके, आपको कह दिया है कि नेग्लेक्ट पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर दें, तो देयरफॉर दिस विल 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3600 डिवाइडेड बाई 840 और जो यूनिट आएगी दैट विल बी इन केजी पर किलोवाट आवर, केजी पर किलोवाट आवर। किसी के दिमाग में खलबली सर ये आया कहाँ से, तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन की जो यूनिट है वो है केजी, मतलब केजी पर आवर पर किलोवाट, देखा जाए तो ये बनती है। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम पर यूनिट पावर, यही तो है भाई साहब। इस मास फ्लो रेट की जो यूनिट है होती है दिस इज इन केजी पर सेकेंड, और यहां नीचे क्या होगा, किलो वॉट। इस केजी पर सेकेंड को केजी पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है 3600 डिवाइडेड बाई पावर 36, और जो यूनिट बन जाती है केजी पर किलोवाट आवर। क्लियर होगी आपको बात मेरी ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंपल रैंकाइन साइकिल, स्टीम एंटर्स द कंडेंसर, डायग्राम के साथ देखते हैं। स्टीम एंटर्स द कंडेंसर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बताया हुआ है कि कंडेंसर के इनलेट पे सेचुरेटेड स्टीम है और कंडेंसर के आउटलेट पे सेचुरेटेड वाटर है। तो आपको बताना है कि पंप वर्क कितना है ना। और पंप वर्क की जब हम बात करते हैं तो वर्क ऑफ पंप वर्क, ओके, पंप वर्क जो है ये एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम और ओपन सिस्टम का वर्क होता है माइनस इंट्रीगेशन V डॉट dp। जब आप इसकी लिमिट 1 से 2 लगाते हैं तो आंसर आता है माइनस V इंटू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। और V जो होगा ये पंप के इनलेट पे होगा, तो ये हम मानते हैं VF मतलब लिक्विड आएगा। और हमें पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क जो होगा वो क्या होगा, VF इंटू P2 माइनस P1। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी, है ना। पंप वर्क ओपन सिस्टम है, VF इंटू P2 माइनस P1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समटाइम्स द पंप वर्क इन वेपर पावर साइकिल पंप वर्क को नेग्लेक्ट करते हैं वेपर पावर साइकिल में। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो एफिशिएंसी की इक्वेशन आती है उसमें W नेट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई होता है। W नेट इज W टर्बाइन माइनस W पंप डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। ओके, तो हीट सप्लाइड की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होती है। मान लो आप इसमें 3000 किलो जूल की हीट सप्लाई करते हैं तो पंप को चलाने के लिए मात्र 10
किलो जूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट सप्लाइड इज मच 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 ग्रेटर देन द पंप वर्क, W pump, therefore pump work can be neglected. Okay, clear होगा? Correct answer is B. Okay, correct answer is B. Pump work is very small as compared to heat addition. नेक्स्ट, कई बार को लॉजिक ये भी लगाते हैं कि टरबाइन वर्क इज मच ग्रेटर देन दी पंप वर्क, देयरफॉर पंप वर्क कैन बी नेग्लेक्टेड। वो एक अलग चीज है, लेकिन हम पूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये डायग्राम भी आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। नॉट सब्जेक्टेड टू है ना, गलती नहीं कर देना, मतलब नहीं तो बच्चा लगा देगा कि कौन हाई प्रेशर पे है। ये पूछ रहा है कि कौन लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे काम करता है। कंडेंसर सबसे ज्यादा प्रेशर, पंप क्या करता है, पंप प्रेशर को बढ़ाता है। बॉयलर में प्रेशर कांस्टेंट होता है जो हाई प्रेशर है, टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है, वो कंडेंसर में अगेन प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो कंडेंसर में तो वैक्यूम मेंटेन करके रखना होता है। तो कौन कम प्रेशर और टेम्परेचर पे रहता है, कंडेंसर। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, एज द हीट रिजेक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द वेपर पावर साइकिल बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा साइकिल में, देखिए इन हीट रिजेक्शन कौन सा है, ये रहा हीट रिजेक्शन भाई साहब, ये रहा हीट रिजेक्शन। अगर आप इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान करके चलते हैं, दिस इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो ये क्या बोल रहा है कि बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, मतलब ये हम बोल रहे हैं कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक और ये एक्चुअल में प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ द कंडेंसर। तो आपको ये बैक प्रेशर भी इसको बोल लेते हैं। बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैक्यूम इन द कंडेंसर ऑल्सो डिक्रीज, वैक्यूम घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। द वैक्यूम इन द कंडेंसर इंक्रीज, वैक्यूम बढ़ेगी ना, प्रेशर घट रहा है यानी कि क्या हो रहा है, नीचे वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम आ जाएगा, वैक्यूम है ना। तो वैक्यूम इन द कंडेंसर विल इंक्रीज, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आप डायग्राम यहाँ पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, फॉल्स क्या है, इसमें गलत क्या है ये आपको बताना है। कुछ डायग्राम के साथ है। द स्टीम साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव्स विद द डिक्रीज ऑफ कंडेंसर प्रेशर, गलत आपको बताना है। स्टीम साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ती है विद डिक्रीज ऑफ कंडेंसर प्रेशर, बिल्कुल सही है। देखो ये कंडेंसर के प्रेशर को अगर हम नीचे करते चले जाएंगे, कंडेंसर के प्रेशर को कम करते चले जाएंगे, साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, सही बात है। आपको गलत चीज बताना है, ये तो ओके है, ठीक। दूसरा देखिए, द डिक्रीज ऑफ कंडेंसर प्रेशर डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेस, कंडेंसर का प्रेशर क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है ना। द लोअर कूलिंग, मतलब कंडेंसर, भाई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा तो हीट रिजेक्शन बढ़ जाएगा, हीट रिजेक्शन बढ़ेगा तो कंडेंसर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। द डिक्रीज ऑफ कंडेंसर प्रेशर डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। लोअर कूलिंग वाटर टेम्परेचर अगर लोअर रहेगा गिव्स हायर वैक्यूम कंडेंसर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। स्टीम पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन वार्म, गलत, ये गलत बात है, वार्म जगह पर सिलेक्ट नहीं। रीजन हैज बेटर थर्मल एफिशिएंसी, ज्यादा एफिशिएंसी देता है, नहीं। कूलिंग प्लेस पर, अगर ठंडी जगह पर कंडेंसर की एफिशिएंसी बढ़ती है तो प्लांट की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको गलत बताना था, करेक्ट आंसर इज डी, ये नहीं है ना, वार्म जगह पर एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती। करेक्ट आंसर इज डी, पंप, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द हाईलाइटेड एरिया, हाईलाइटेड एरिया आपको बताना है ना। सबको पता है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, एरिया, ओके। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर द कर्व, कौन सा वर्क, कौन सा, नेट वर्क, है ना, नेट वर्क, ना कि टरबाइन का वर्क। नेट पावर इज इंडिकेटेड बाई, ये क्या है, वर्क प्रोड्यूस बाय द नेट वर्क प्रोड्यूस बाय द साइकिल, करेक्ट आंसर इज सी। 17th क्वेश्चन देखें, कंसीडर द स्टेटमेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, कंसीडर द
following statements, the efficiency of vapor power Rankine cycle can be increased by कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम स्टीम को सुपर हीट करते हैं तो भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टरबाइन के एग्जॉस्ट पे, यहाँ आप देख रहे हैं टरबाइन के एग्जॉस्ट पे मॉइस्चर, अगर आप सुपर हीट करते हैं तो टरबाइन के एग्जॉस्ट पे मॉइस्चर कम आएगा। मॉइस्चर कम आने का मतलब है टरबाइन की ब्लेड्स की लाइफ बढ़ जाना। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है? 1, और इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। जितना एक्स ज्यादा होगा उतना टरबाइन की लाइफ ज्यादा होगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड, मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर आप हीट एडिशन जो कर रहे हैं वो हायर टेम्परेचर पे करेंगे। देख लो, जैसे जैसे हम ये टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ रहे हो? इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड, वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर आप अगर बढ़ाते हैं तो भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना, वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए। ऑप्शन 1 ये तो ओके है, बिल्कुल सही है ना। 2 की बात करें तो ये भी ओके है, ठीक। यहाँ पे गलती नहीं कर देना, डिक्रीज, थर्ड पॉइंट क्या है? डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज रिजेक्टेड। हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर अगर आप घटाते चले जाओगे, जाहिर सी बात है, देखो ये टेम्परेचर अगर आप घटाते चले जाओगे तो ओवरऑल साइकिल का एरिया बढ़ रहा है, दैट मीन्स एफिशिएंसी विल इंक्रीज। कंडेंसर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्लांट की भी बढ़ेगी। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आपको पता रहे कि रैंकाइन साइकिल में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, टू मिनिमम द पंप वर्क इनपुट एंड मैक्सिमाइज द टर्बाइन वर्क आउटपुट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड शुड बी। सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, स्पेसिफिक जो वॉल्यूम जो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, है ना। ये क्या है? ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो इसका मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि पंप का साइज कम से कम हो, है ना। साइज ऑफ द पंप, साइज ऑफ द पंप, साइज ऑफ द पंप शुड बी स्मॉल। ये स्मॉल होना चाहिए। और इसको स्मॉल करने का मतलब क्या है? वॉल्यूम विल डिक्रीज, और वॉल्यूम घटाने का मतलब क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो अगर वॉल्यूम आप डिक्रीज करोगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम घटेगा तो पंप का साइज स्मॉल हो जाएगा। क्लियर है? तो पंप का साइज आपको स्मॉल रखना है, ओके। और टरबाइन में जितना ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए वॉल्यूम मिलेगा उतना ही वर्क ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा एक्सपांशन उतना ही ज़्यादा होगा, एक्सपांशन। और एक्सपांशन ज़्यादा हो चाहिए आपको, वॉल्यूम ज़्यादा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम शुड बी हाई। तो टरबाइन के केस में मतलब हम बोले पंप के केस में ये स्मॉल होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। स्मॉल किसके केस में? पंप के केस में। एंड लार्ज इन केस ऑफ टरबाइन, लार्जर इन केस ऑफ टरबाइन, ओके। सो करेक्ट आंसर इज सी, है ना। ये एक क्वेश्चन था, मैंने 2 क्वेश्चन इसमें मर्ज कर दिए, अपने से बनाया है। ऑप्शन सी इज राइट। 19th क्वेश्चन देखें, विच इज द अफेक्टिंग फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 19, which is the affecting factor for the fact that turbine work output is more than pump work input in vapor power cycle। सेम सिंपल सी बात है, पंप वर्क को चलाने के लिए कम, इसमें आपको बताना है कि ऐसा क्यों। क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये तो सही बात है ना। मतलब हम पंप वर्क को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है पंप का वो कम होता है, और यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है टरबाइन के केस में, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक हीट एडेड टू द वर्किंग फ्लूइड। इससे क्या मतलब है हमें? हम तो पंप की बात कर रहे हैं ना, तो बॉयलर का कोई रोल है नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, बी सही आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इज गिवन बाय, वर्क आउटपुट बाय द टरबाइन चेंज इन एंथैल्पी। सिंपल सा, चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy, okay। करेक्ट आंसर इज बी, है ना।
वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। करेक्ट आंसर इज बी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल वेपर पावर साइकिल। तो इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हो तो ये सिंपल रैंकाइन साइकिल का डायग्राम है, और सिंपल रैंकाइन साइकिल है 1 2 3 3 डैश 4 डैश 2 1। ओके, एक्चुअल साइकिल की हम बात करें, एक्चुअल में यहाँ पर बना देता हूँ। एक्चुअल में मतलब यहाँ पर अगर आप आइडियली देखते हैं तो आइडियल टरबाइन का जो वर्क होगा, दिस इज आइडियल, एंड आइडियल टरबाइन का वर्क जो होगा दैट विल एंट्रोपी विल कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। और एक्चुअल में एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी। दो प्रेशर की लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक प्रेशर की लाइन ये रही, दूसरी प्रेशर की लाइन ये रही। ये बॉयलर प्रेशर है एंड दिस इज कंडेंसर प्रेशर। ओके, दोनों जगह। तो एक्चुअल में जो एक्सपांशन होगा दैट विल नॉट आइजेंट्रोपिक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू टरबाइन है दिस इज एक्चुअल, और एक्चुअल का मतलब है एंट्रोपी विल नॉट कांस्टेंट। बात आपको क्लियर होगी। जब एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं है, और सबको वैसे भी नॉर्मली पता है कि एफिशिएंसी एक्चुअल में कमी होगी आइडियल से, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल साइकिल। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द एंथैल्पी ऑफ स्टीम, पहले एक डायग्राम में सामने लेकर के आ रहा हूं। इस डायग्राम में देखिए, एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंटरिंग द टरबाइन इन अ रैंकाइन साइकिल इज 3467 किलो जूल। मतलब ये टरबाइन का इनलेट है ना, और मतलब अगर आप इसको पॉइंट्स के नाम दे दूं, दिस इज 1 1 to 2 इज पंप, 2 to 3 इज बॉयलर एंड 3 to 4 इज टरबाइन। बोल रहा है कि टरबाइन के इनलेट पे एंथैल्पी कितनी है, 3467 किलो जूल पर केजी। यहाँ पे है H3 इक्वल्स टू 3467 किलो जूल पर केजी। क्लियर। The enthalpy after isentropic expansion is 2400 किलो जूल पर केजी। मतलब ये इस पॉइंट पे बोल रहा है आइजेंट्रोपिक एंथैल्पी, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट आइजेंट्रोपिक। तो H4 पे जो एंथैल्पी आपको दिया है दैट इज 2400 किलो जूल पर केजी। ओके, एंड द एंथैल्पी एट द एक्चुअल एक्सपांशन इज 2560। एक्चुअल एक्सपांशन कब होगा, जब एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी। ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीक्वेंस में है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ते जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं हर क्वेश्चन के आंसर के बाद। दो प्रेशर हैं यहाँ पर, प्रेशर कांस्टेंट, बॉयलर कांस्टेंट, ये कंडेंसर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर, है ना, कंडेंसर प्रेशर। तो 0.4 एक्चुअल एक्सपांशन की एंथैल्पी दी है 2560। तो यहाँ एक्चुअल एक्सपांशन जो होगा वो एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी, है ना। दिस इज पॉइंट, मैंने इसको बोल दिया 4 डैश, और 4 डैश की एंथैल्पी आपको दे दी 2560 किलो जूल पर केजी। ओके, तो आपको क्या दिया है, व्हाट इज द टरबाइन एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, है ना। और मैं आपको बता दूं किसी की भी एफिशिएंसी जो होती है वो स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर, है ना, आप दिमाग में फिट कर लें। स्मॉलर एंथैल्पी ड्रॉप देखें, 3 से 4 डैश स्मॉल है या 3 से 4 डैश, मतलब 3 से 4 स्मॉल है या 3 से 4 डैश। मतलब अगर हम देखें तो H3 माइनस H4 एंड H3 माइनस H4 डैश, तो किसका डिफरेंस ज्यादा स्मॉलर है ना, स्मॉलर है कौन सा, ये डिफरेंस स्मॉलर है, एक्चुअल का स्मॉलर है। दिस इज एक्चुअल, ये देखा जाए तो क्या है, W टरबाइन एक्चुअल, और ये क्या है, W टरबाइन आइडियल। बेस्ट खाली आपने याद रखना है स्मॉलर और लार्जर। पंप के केस में भी बिल्कुल स्मॉलर और लार्जर। पंप के केस में एक्चुअल पंप वर्क क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहां तक, है ना, एक्चुअल पंप वर्क ग्रेटर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं H3 माइनस, जो ग्रेटर होगा वो ऊपर आएगा, H3 माइनस H4 ग्रेटर
एंथैल्पी चेंज उल्टा लगा दिया, W टर्बाइन आइडियल वर्क विल बी ग्रेटर, आइडियल वर्क विल बी ग्रेटर, है ना, ये बड़ा होगा। तो H3 माइनस H4 डैश डिवाइडेड बाई H3 माइनस H4, मतलब हम इसको लिख सकते हैं W टर्बाइन एक्चुअल में टर्बाइन से वर्क कम मिलेगा और आइडियली टर्बाइन वर्क ज़्यादा करता है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन आपको मिल जाएगी एंथैल्पी ड्रॉप H3 माइनस H4 डैश दैट इज 3467 माइनस 2560 डिवाइडेड बाई 3467 माइनस 2400। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिलेगा सी, करेक्ट आंसर इज सी, 85%। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. Which laws thus present in actual vapor power cycle at the exit of the boiler and at the entry of the turbine? मतलब आपको ये बताना है कि बॉयलर के एग्जिट पर और टरबाइन के इनलेट पर कौन कौन से लॉसेस होते हैं। फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, है ना। फ्रिक्शन की वजह से जो फ्लूइड फ्लो होता है उनके बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है और फ्लूइड फ्लो होकर के जाएगा तो पाइप में भी फ्रिक्शन होगा, तो ये लॉस होता है। कांस्टेंट प्रेशर हीट लॉस, मतलब हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि यहाँ बॉयलर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत प्रेशर का वेरिएशन आता है। दूसरी चीज, पाइप के अंदर यहाँ से लेकर के बॉयलर के एग्जिट से लेकर के टरबाइन के इनलेट तक एक ही प्रेशर के साथ जानी चाहिए स्टीम, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर का ड्रॉप हो जाता है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट लॉस भी कंसीडर होता है। ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके, सी, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आपको ये बताना है कि इक्वेशन इसमें से कौन सी सही है ना। मैं फिर से पॉइंट के नाम देता हूं, 1। अच्छा, इसमें जैसे कहा है टरबाइन की बात करिए, कंसीडर ओनली हीट लॉस इन एक्सपांसन प्रोसेस, इन एक्सपांसन प्रोसेस। एक्सपांसन कहाँ पे है, टरबाइन, ये रहा, टरबाइन में एक्सपांशन होगा। और इसने क्या बोल दिया, रिलेशन अमंग द एंथैल्पीज ऑफ स्टीम एंटरिंग एंड लीविंग द टरबाइन H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, टरबाइन वर्क WT एंड हीट लॉस इज QL। आपको करेक्ट रिलेशन बताना, तो इसको 1 कह दिया, दिस इज 0.2, इधर हम 0.3 बोल दें, इसको 4 बोल दें। तो टरबाइन के वर्क की इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, H1, और यहाँ पे क्या होगा, H2। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लो कि H1 आपको 3000 है, ठीक, और H2 आपके पास है सपोज 2000, क्लियर, किलो जूल। तो अगर इक्वेशन हम लिखें तो H1 माइनस H2 इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं हम, H1 माइनस H2 इज टरबाइन वर्क, ओके। अगर हीट लॉस को कंसीडर कर लें कि हम ऐसा माने कि एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं और एक्चुअल में हीट लॉस हो गया, मतलब एक्चुअल में हीट लॉस हुआ और इसने एंथैल्पी 2000 तक नहीं, ये 220 किलो जूल तक ही हुई, इसका मतलब हीट लॉस की वजह से क्या हो गया, जो हीट लॉस हुई ना, क्यू लॉस, ये कितना हुआ, 200 किलो जूल हुआ कि नहीं। तो एक्चुअल में टरबाइन से जो वर्क होना था दैट इज 2000, मतलब हमें लिखेंगे इसको 3000 माइनस 2000 एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या होगा, टरबाइन वर्क प्लस हीट, मतलब हीट लॉस। अरे भाई, टोटल एंथैल्पी का जो चेंज है 1 से लेकर के 2 कहें या 1 से लेकर के 2 डेज कहें, टोटल एंथैल्पी का चेंज कितना आना चाहिए, 2000, है ना। टोटल एंथैल्पी मतलब जो 200 किलो जूल की एंथैल्पी कम हो गई, ये किसकी वजह से, टरबाइन की वजह से। तो W टरबाइन प्लस Q लॉस, है ना। ये टरबाइन का वर्क कितना है, ये होना चाहिए 1000 डिफरेंस, लेकिन टरबाइन ने कितना वर्क प्रोड्यूस किया, 800 किलो जूल, इसका मतलब हीट लॉस कितनी हुई, 200 किलो जूल। सिंपल सी इक्वेशन है कि एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी जो ड्रॉप होगी दैट इज द समेशन ऑफ टरबाइन वर्क, एंड हीट लॉस।
तो यहाँ से आपको मिल गया H1 इक्वल्स टू H2, H1 इक्वल्स टू H2 उधर ले गए प्लस W टर्बाइन प्लस Q लॉस। और सिंपल सी बात है, यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखते हैं तो इनलेट पे अगर 3000 है और आउटलेट पे अगर मान लो 2200 किलो जूल बची है, इसका मतलब 800 का यूटिलाइजेशन हुआ है ना। ये जो 200 कम हो रहा है ना, ये किसकी वजह से? ड्यू टू हीट लॉस। ये है हीट लॉस, क्यू हीट लॉस। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज सी। और वैसे भी लॉजिक हम देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इज सी। Tm बी द मीन टेम्परेचर। Tm क्या है? मीन टेम्परेचर है Tm of the heat addition in the Rankine cycle as shown in diagram. What will be the formula of efficiency of Rankine cycle? Normally efficiency अगर हम देखते हैं तो क्या आती है? T maximum कार्नोट की माइनस T मिनिमम, है ना, डिवाइडेड बाई T मैक्सिमम। ओके, that is equals to 1 minus T minimum divided by T maximum, T minimum divided by T maximum। क्लियर है? तो मीन एडिशन मतलब आपको ये जो Tm दिया है, टेम्परेचर क्या है? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन कहाँ से है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? सपोज हमने मान लिया कि मिनिमम टेम्परेचर इज 50 डिग्री, इसको 50 डिग्री ले लिया, और मैक्सिमम हीट एडिशन टेम्परेचर इसको सपोज ले लिया 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीन टेम्परेचर क्या होगा? टी मीन जो होगा, टी मीन टेम्परेचर दैट इज 350 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो आता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड का मीन टेम्परेचर ये हो गया टी मीन। और जब आप मीन टेम्परेचर लेते हो तो एफिशिएंसी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी की इक्वेशन टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर की टर्म में लिखेंगे। टी मिनिमम तो सेम रहेगा, मैक्सिमम को मीन कर देंगे आप, बस इतना डिफरेंस है। वहीं अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो जब आप कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो 1 माइनस टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम। तो टी मैक्सिमम इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल के केस में टी मैक्सिमम इक्वल्स टू टी मीन। क्यों? क्योंकि कार्नोट साइकिल यहाँ से चलता है, ऐसे होता है। और कार्नोट साइकिल को देखोगे तो इस पॉइंट 4 डेज से 1 तक पंप वर्क है, मतलब इसको मैं कह दूं 1 डेज, तो 4 डेज से 1 डेज पंप, देन 1 डेज टू 2 इज बॉयलर। तो जब बॉयलर में हीट सप्लाई हो रही है तो मीन टेम्परेचर किसका होता है? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस, मतलब किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर पे हीट एडिशन कर रहे हैं। रैंकाइन साइकिल में 50 डिग्री से 350, और कार्नोट साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, इसलिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम अगर आप करते हो तो 350 प्लस 350 डिवाइड बाई 2 तो 350 आता है, इसलिए मीन होता है। जबकि रैंकाइन साइकिल में टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टी मीन। करेक्ट आंसर यहाँ पे टी मिनिमम क्या है? दैट इज T3। 1 माइनस मिनिमम टेम्परेचर क्या है? T3, है ना, ये मिनिमम टेम्परेचर है T3। ये T3 इक्वल्स टू T4 एक ही बात है, T3 कहें चाहे T4 कहें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय मीन टेम्परेचर T मीन। यहाँ पे M क्या है? मीन टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज द फंक्शन ऑफ मीन टेम्परेचर ओनली। मीन टेम्परेचर अभी तो हमने देखा, मीन टेम्परेचर ओनली। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, for the same pressure ratio, what is the relation between the work required to compress steam in vapor form and work required to compress steam in liquid form? आपको ये बताना है कि लिक्विड को प्रेशराइज करने में पंप करने में ज़्यादा पावर लगेगी या वेपर को। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दिमाग में रखेंगे, एक थ्योरी है, इस थ्योरी को पढ़िए आप। इसमें मेनली ये बात लिखी हुई है मैंने कि है कंप्रेसर हैंडल्स
गैसेज ओनली। और गैसेज के अलावा अगर आप कंप्रेसर को लिक्विड दे दोगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर पंप, इसको देखो, पंप हैंडल्स लिक्विड ओनली, अदर देन लिक्विड एफिशिएंसी ऑफ द पंप विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, अगर पंप को आप लिक्विड दोगे उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, अगर लिपर दे दी तो एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। तो ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा, है ना। वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द स्टीम इन वेपर फॉर्म इज इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर होगा। वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस स्टीम इन वेपर फॉर्म इज मोर देन द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द स्टीम इन लिक्विड फॉर्म। करेक्ट आंसर इज बी, ज्यादा पावर लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये डायग्राम भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। क्वेश्चन नंबर 28, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ गुड स्टीम पावर प्लांट होती है 35 से लेकर के 45% तक। न्यूमेरिकल भी हमने करे थे, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स की एफिशिएंसी 30% से 45% के बीच में ही आती थी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ इज द कैपेसिटी ऑफ वेपर पावर प्लांट एक्सप्रेस्ड। वेपर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी हम एक्सप्रेस करते हैं वो स्टीम रेट से करते हैं कि कितनी स्टीम कंज्यूम हो रही है। मास ऑफ स्टीम पर यूनिट पावर प्रोड्यूस करने में कितनी जो है स्टीम कंज्यूम हो रही है, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। और हीट रेट क्या होता है कि कितनी हीट रेट मतलब कितने किलोजूल की हीट यूनिट पावर प्रोड्यूस करने में लग रही है ना। किलोजूल पर ये क्या है, किलोजूल पर किलोवाट आर, और ये क्या होगा, किलोजूल। स्टीम रेट ये क्या है, केजी पर आर पर यूनिट पावर यानी किलोवाट, तो यूनिट क्या हो गई, केजी पर किलोवाट आर। बात आप समझेंगे, इसकी यूनिट में बता रहा हूं, स्टीम रेट की। और हीट रेट की यूनिट क्या होगी, हीट रेट की यूनिट क्या होगी, मतलब किलोजूल पर आर डिवाइडेड बाई किलोवाट, तो हो गई किलोजूल। स्टीम रेट की यूनिट हो गई केजी पर किलोवाट आर, और इसकी यूनिट हो गई किलोजूल पर किलोवाट, है ना। यहाँ पे सिर्फ क्यू भी ले सकते हैं, हीट रेट नहीं, सिर्फ क्यू लेना है, किलोजूल पर किलोवाट। कितनी हीट मतलब चाहिए 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए, क्लियर सी बात। तो कैपेसिटी स्टीम पावर प्लांट की मेजर करते हैं स्टीम रेट से। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टीम रेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, अभी मैंने बताया स्टीम रेट क्या होता है, स्टीम रेट इज 300 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट वर्क होता है। ओके, और अगर इसको आप बेसिक इक्वेशन इसकी देखेंगे तो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम पर यूनिट पावर ये होता है ना। तो पावर को हम डब्ल्यू नेट लिख सकते हैं। ओके, तो केजी पर किलोवाट आर, है ना। तो डब्ल्यू नेट को, अरे इसको अगर आप लिखोगे, पावर क्या होता है, मास फ्लो रेट, ये तो हो गया, पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है। ओके, सो स्टीम रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, और वर्क भी कौन सा, नेट वर्क, है ना। तो नेट वर्क, करेक्ट आंसर इज ए। ये डेफिनेशन पहले भी हम देख चुके हैं। व्हाट इज द, ये क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द हीट रेट इन स्टीम पावर प्लांट। अभी मैंने बताया था हीट रेट क्या होता है, या तो हीट पर यूनिट पावर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर देखें, द रेट ऑफ हीट इनपुट इन किलो जूल पर हीट इनपुट,
रेट ऑफ किलोजूल पर हीट इनपुट, ये गलत ऑप्शन है। द रेट ऑफ हीट इनपुट इन किलोजूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट टर्बाइन पावर नहीं होती, नेट पावर होती है। द रेट ऑफ हीट इनपुट इन किलोजूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट नेट वर्क आउटपुट। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। जब मैं एडिट करूंगा तो इसकी डेफिनेशन नीचे भी लिख दूंगा। क्लियर है? चलो, यहाँ पे आंसर आपका आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इम्प्रूव इन समर एज कंपेयर टू दैट इन विंटर। देखते हैं आगे और क्या क्या ऑप्शन है। इम्प्रूव इन विंटर एज कंपेयर टू समर, बिल्कुल ये बात सही है। क्यों? क्योंकि विंटर के केस में एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर विल इंक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर विल इंक्रीज। करेक्ट आंसर इज बी, समर नहीं विंटर में बढ़ जाता है। ओके, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन, यहां आप देख सकते हैं। विंटर में टेम्परेचर कम होता है, कूलिंग वाटर का ज्यादा से ज्यादा हीट रिजेक्ट होती है, इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखें, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है? होती है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, मतलब एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इनटू टरबाइन एफिशिएंसी इनटू जनरेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर का मतलब क्या है कि बॉयलर को आपने जितनी हीट दी उस हीट का कितना यूटिलाइजेशन हुआ, यूटिलाइजेशन। ओके, जितनी आपने हीट दी उसमें से कितना यूटिलाइजेशन हुआ। टरबाइन की एफिशिएंसी अभी हमने देखी थी, टरबाइन की एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होता है? वर्क ऑफ टरबाइन एक्चुअल डिवाइडेड बाय वर्क ऑफ टरबाइन आइडियल। ओके, और जनरेटर की एफिशिएंसी क्या है? जनरेटर जैसे मान लो कि फ्रिक्शनलेस जनरेटर अगर होता और अगर वो 1000 किलो वॉट की पावर प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से 800 या 880 किलो वॉट की ही पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये 120 किलो वॉट की जो लॉस है दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बेस्ड कभी क्वेश्चन आता है तो बनना चाहिए। बॉयलर एफिशिएंसी इनटू टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम अबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज सुपर हीटिंग। डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये डोम के अंदर है, ये क्या है? सैचुरेटेड वाटर है ना, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड स्टीम। क्लियर है? अबव सैचुरेशन इसको बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। अबव सैचुरेशन टेम्परेचर शायद नेक्स्ट डायग्राम है, ये देखिए। अबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर हीटिंग। सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दिस इज सैचुरेशन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सुपर हीटिंग। क्लियर? करेक्ट आंसर इज बी। 35 एट क्रिटिकल पॉइंट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? अगर आप ये पॉइंट 1 2 इसको कह दिया 3 एंड 3 डेज एंड 4 बोल दिया या 4 डेज बोल दिया। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से इसको 2 डेज बोल दिया, 2 डेज से लेकर के 3 तक जितनी आप हीट एडिशन करते हैं, ये क्या है? HF, और ये क्या है इस पॉइंट पे? HG। तो HF से HG तक जितनी आप हीट एडिशन करते हैं दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ये मैंने प्रेशर बढ़ाया तो देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की लाइन छोटी हो गई, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ने के साथ साथ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विल डिक्रीज। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे आप देख सकते हैं 8 प्रेशर क्रिटिकल
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विल जीरो। इसका मतलब क्या है, लिक्विड विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, लिक्विड डायरेक्टली वेपर में बन जाएगा। इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ क्या है, लिक्विड, और यहाँ क्या है, वेपर, और बीच में क्या है, वेट रीजन, दिस इज वेट रीजन। ओके, so correct answer at critical point enthalpy of vaporization will zero, correct answer is D. When saturation, next question है, when saturation pressure of water vapor increases, when saturation pressure of water vapor increases, ये डायग्राम है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अभी तो बताया मैंने इस डायग्राम में कि जैसे जैसे ये प्रेशर आप बढ़ाते चले जाओगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विल डिक्रीज। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेचुरेशन प्रेशर, ये सेचुरेशन ही तो है, सेचुरेशन प्रेशर है, सेचुरेशन लाइन, सेचुरेशन प्रेशर, व्हेन सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेस, इंक्रीज करोगे तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विल डिक्रीज, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज, करेक्ट आंसर इज बी। Next question, in the Rankine cycle, the lower limit on the condenser pressure is due to size of the condenser। देखिए ये लाइन जितनी लंबी होगी, कर्सर देखिएगा, 1 2 दिस इज 3 एंड 4, 4 से लेकर के 1 तक की लाइन जितनी लंबी होगी उतना ही साइज ऑफ द कंडेंसर बढ़ते जाएगा। तो अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, जैसे मैं एक लाइन और बना दूं और ये मैंने प्रेशर को ड्रॉप कर दिया, ठीक, तो टरबाइन का वर्क तो बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं कंडेंसर का साइज बढ़ा। आप यहाँ पर देखिए ये हेच एरिया है ना, ये क्या कर रहा है, साइज ऑफ द कंडेंसर बढ़ा रहा है, साइज इंक्रीज, किसका, कंडेंसर का साइज बढ़ गया। तो कंडेंसर के साइज पे डिपेंड करता है, लिमिट, लोअर लिमिट डिपेंड करती है साइज ऑफ द कंडेंसर कि कितना बड़ा कंडेंसर रखना है, उसके हिसाब से प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, लोअर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुपर हीटिंग इन रैंकिन साइकिल। सुपर हीटिंग करते हैं तो भाई साहब बहुत एडवांटेज है, देख लो क्या है, सुपर हीट कर दिया आपने, 1 2, इसको बोल दिया मैंने 3 एंड दिस इज 3 डैश और 4 डैश। अगर आप सुपर हीटिंग नहीं करते हैं तो ये होता 0.4 है ना, मॉइस्चर बढ़ रहा है यहाँ पे। चलो आगे पढ़ लेते हैं। इट रिड्यूसेस दी स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का मतलब केजी पर किलोवाट आवर। सिंपल सी बात है भाई, जब ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम जितनी ज़्यादा होगी, स्टीम की क्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी, वो कम मास में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएगा, तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन विल डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है ये, है ना, ये सही है, ओके। इट इंक्रीजेज द ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ स्टीम, ड्राइनेस फ्रिक्शन, इस पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 0, मतलब मास ऑफ वेपर इज 0, है ना, तो ड्राइनेस फ्रिक्शन इज 0। और इस डोम पे बात करें तो x की वैल्यू है 1 का मतलब है मास ऑफ स्टीम इज 100%। ओके, यहां पर आपको क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बता दूं तो x4 डैश इक्वल्स टू 0.9, इसका मतलब क्या है, 90% स्टीम, 90% स्टीम। और यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूं कि 80 है तो x4 इक्वल्स टू 0.8, यानी कि क्या है, दैट मीन्स 80% स्टीम। अरे भाई साहब, ड्राइनेस फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब है स्टीम की क्वांटिटी बढ़ना। तो 0.4 पे it increases the dryness friction of steam at the exhaust of the steam turbine for the same pressure। बिल्कुल सही बात है, अगर हम सुपर हीट नहीं करते तो 3 से 4 ड्राइनेस फ्रिक्शन कम रहता, इस सुपर हीट करा तो ड्राइनेस फ्रिक्शन बढ़ गया, ये भी सही बात है। इट रिड्यूसेस दी साइकिल एफिशिएंसी, गलत बात है भाई साहब, ये साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सो करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 39, एम्प्लॉइंग सुपर हीटेड स्टीम इन टर्बाइन लीड्स टू, सुपर हीटेड स्टीम लीड्स टू, अभी मैंने बताया कि भाई साहब कोरोजन, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रिक्शन कितना था, 1 2 3.4, और इसको कह दिया था 1 2
दिस इज 0.3 डैश एंड दिस इज 0.4 डैश। तो इस पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रिक्शन कितना था, x4 डैश दैट इज 0.9। जितना ज़्यादा ड्राइनेस फ्रिक्शन है इसका मतलब मास ऑफ स्टीम इज 90%। जितना ज़्यादा स्टीम का परसेंटेज रहेगा उतना ही कोरोजन कम होगा, इरोजन है ना, कोरोजन कम होगा। वाटर ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा वाटर होगा वो उतना ही इरोड करेगा और कोरोजन भी होगा। तो एम्प्लॉइंग सुपरहीटेड स्टीम इन टर्बाइन लीड्स टू इंक्रीज इन इरोजन ऑफ द ब्लेड, है ना। एम्प्लॉइंग सुपरहीटेड स्टीम इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। करेक्ट आंसर इज बी, डिक्रीज करेगा इरोजन को, क्योंकि इरोजन और कोरोजन दोनों, ना तो अगर वाटर का कंटेंट बढ़ते चले जाएगा तो वो इरोड करेंगी, है ना, ब्लेड को। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, x4 इक्वल्स टू 0.8। क्लियर, मतलब 80% स्टीम। ये क्या बता रहा है, 80% स्टीम। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट रैंकाइन साइकिल फ्रॉम कार्नो। हम कार्नो साइकिल से रैंकाइन साइकिल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए ये रैंकाइन साइकिल है, आपको डिफरेंशिएट करना है कि कार्नो साइकिल रैंकाइन साइकिल से कैसे डिफरेंशिएट है। तो रैंकाइन साइकिल का ये इनलेट है, तो ये 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 है ना। रैंकाइन साइकिल का दूसरा फॉर्म अगर हम देखें तो ये दिखता है, तब भी सेम बात है, 1, 2, इसको कह दिया 3 एंड दिस इज 3 डेज एंड 4 डेज। ओके, तो किसी भी साइकिल को अगर आप देखते हो तो पहले टेम्परेचर बढ़ता है इसमें रैंकाइन साइकिल में, देन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और बता दूं कि पूरी साइकिल दो ही प्रेशर पे काम कर रही है। ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस है, प्रेशर इज कांस्टेंट, बॉयलर का प्रेशर है, बॉयलर प्रेशर, और ये क्या है, प्रेशर कंडेंसर। प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, बात आप समझेंगे, लेकिन यहां पर देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम बोलते हैं कि बॉयलर में जो हीट सप्लाई हो रही है और कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट हो रही है, बोथ आर टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। हीट सप्लाई में और हीट रिजेक्शन दोनों ही कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही। सर्किल बना दिया, चाहे आप नीचे डायग्राम देखें, इसको देखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये रैंकाइन का ही है, टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब कार्नो की बात कर लें। कार्नो साइकिल ऐसे ही बनती है, 0.1, 0.2 डिफरेंस। ये बोलता है, कार्नो बोलता है कि हीट सप्लाई विल स्टार्ट फ्रॉम सेचुरेटेड वाटर। ये सेचुरेटेड वाटर और तब तक होती रहेगी जब तक कि सेचुरेटेड नहीं बन जाता। और सेचुरेटेड वाटर की लाइन पे लाने के लिए आपको पंप को बहुत ज़्यादा वर्क कराना पड़ता है। तो हीट एडिशन टेक प्लेस एट टेम्परेचर कांस्टेंट। हालांकि ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस भी हैं, है ना, ये प्रेशर तो कांस्टेंट है ही है, लेकिन हीट सप्लाई हमेशा किस पे होगा, हीट सप्लाई, है ना, हीट सप्लाई हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, है ना। प्रेशर तो कांस्टेंट है ही है और हीट रिजेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो डिफरेंस क्या है रैंकाइन साइकिल में और कार्नो साइकिल में डिफरेंस क्या है कि हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन दोनों होता है। हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन दोनों किस पे हम मान करके चलते हैं, 8 प्रेशर कांस्टेंट। और इसमें हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन दोनों किस पे लेकर के चलते हैं हम, 8 टेम्परेचर कांस्टेंट कार्नो में, है ना। कार्नो से जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन का हल देखें क्या है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, तो कहेंगे आइसोबैरिक हीट एडिशन प्रोसेस ऑफ रैंकाइन साइकिल इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल नहीं है, गलत ऑप्शन। हीट एडिशन प्रोसेस ऑफ रैंकाइन साइकिल इज रिवर्सिबल आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक तो है। whereas heat addition process of कार्नो साइकिल इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें, कार्नो में, और रैंकाइन में क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, ओके। इसी से जुड़े हुए ये अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 41 लेक्चर से ही स्टार्ट करूंगा, 41 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता। क्लियर है।
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, और कोशिश होगी कि एक साथ अपलोड करूँ मैं वीडियो 1, 2 एंड 3 जो भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।